दोस्तों, यह सच्ची कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के रेलवे स्टेशन से। उस शाम रेलवे स्टेशन का वो शोर भी रिया के लिए जैसे बेईमानी था। लोग अपनों से मिलने की खुशी में भाग रहे थे तो कोई बिछड़ने के गम में रो रहा था। वेंडर्स की पुकार, इंजन की सीटी, बच्चों की हंसी, सब कुछ वहीं था। लेकिन रिया के भीतर बस एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक था। वो वहीं प्लेटफॉर्म के एक कोने में बुत बनकर खड़ी थी, जैसे उसके लिए वक्त ने चलना ही छोड़ दिया हो। उसकी सूजी हुई आंखें गवाही दे रही थीं कि नींद ने कई रातों से उसकी पलकों का रास्ता नहीं देखा है। हाथ में एक छोटा सा घिसा हुआ बैग था और सीने में इतने जख्म जिन्हें बयां करने के लिए दुनिया की कोई डिक्शनरी काफी नहीं थी। हवा के साथ उड़कर आती बारिश की सर्द बूंदें उसके पीले पड़ चुके चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन उसे कोई ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि जो तूफान उसके अंदर चल रहा था वो बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा बर्फीला और खूंखार था। महज 3 दिन पहले उसकी बसी बसाई दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। जिस इंसान के साथ उसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते थे, जिसके सीने पर सिर रखकर उसने उम्र भर साथ निभाने के ख्वाब बुने थे, वो एक सड़क हादसे में उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। सब कुछ बस एक झटके में राख हो गया। लेकिन सच कहें तो रिया की रूह को उस एक्सीडेंट ने उतना नहीं तोड़ा था जितना उसके अपनों के तीखे शब्दों ने छलनी किया था। मनहूस है ये चुड़ैल। कदम रखते ही मेरे हंसते खेलते बेटे को निगल गई। निकालो इसे धक्के मारकर मेरे घर से। सास के वो शब्द अभी भी उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। उस मनहूस दिन रिया ने सिर्फ अपना प्यार, अपना पति नहीं खोया था। उसने अपना घर, अपना नाम, अपनी आबरू, सब कुछ खो दिया था। दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। अनाउंसमेंट की तेज आवाज ने रिया को अतीत के उस भयानक भंवर से वापस हकीकत में खींच लिया। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली, जैसे अपने बिखरे हुए वजूद को आखिरी बार समेट रही हो, और भारी कदमों से ट्रेन की ओर बढ़ गई। ट्रेन के डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं थी। हर कोई अपनी दुनिया में मशगूल था। रिया खामोशी से खिड़की के पास वाली एक खाली सीट पर जाकर सिकुड़कर बैठ गई। उसकी नजरें बाहर के अंधेरे में खो गईं, जैसे वो पीछे छूटती हुई अपनी पूरी जिंदगी को धुंधला होते हुए देख रही हो। तभी उसके सामने वाली सीट पर आकर एक लड़का बैठ गया। उम्र करीब 30 के आसपास, चेहरा एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कोई भी डूब जाए। सबसे अजीब बात यह थी कि वो बाकियों की तरह रिया को घूर नहीं रहा था। उसकी नजरों में कोई घटिया जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक अनकही सी समझ। कुछ देर बाद उसने अपनी भारी लेकिन बेहद सुकून भरी आवाज में पूछा, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे कर दूं? हवा बहुत सर्द है। रिया ने बिना उसकी तरफ देखे बस हल्का सा सिर हिला दिया। कुछ पल खामोशी की चादर ओढ़े रहे। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। अब रो रही थी। उस अजनबी की आवाज फिर गूंजी। रिया एकदम से चौंक गई। उसने हड़बड़ाहट में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कांपती आवाज में कहा, ना, नहीं। लड़के के होठों पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान आ गई। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। होठों से नहीं बोलते हैं, पर भूल जाते हैं कि हमारी आंखें चीख चीख कर सच बोल रही होती हैं। रिया ने पहली बार पलटकर उस अजनबी की आंखों में देखा, और पता नहीं क्यों उस अनजान शख्स की बातों में उसे एक ऐसा सुकून मिला जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा नाम आरव है, उसने धीरे से कहा। रिया कुछ सेकंड चुप रही। उसे किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके होंठ हिले। रिया। यह नाम सुनते ही आरव की आंखों में एक अजीब सी बेहद तेज हलचल हुई। उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। खामोशी फिर से दोनों के बीच बैठ गई। रात गहराती जा रही थी। ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी, और हफ्तों की थकान से टूट चुकी रिया की आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका लिया। रिया घबराकर नींद से उठ गई। डिब्बे की लाइटें मध्यम थीं। उसने देखा कि कुछ अजनबी और खूंखार दिखने वाले लोग डिब्बे में चढ़ आए थे। उनकी हरकतें और नीयत दोनों ही बहुत गंदी लग रही थीं। उनमें से एक आदमी की नजर रिया पर पड़ी। वो एक भद्दी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बिल्कुल उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। क्या बात है मैडम, इतनी खूबसूरत और इस आधी रात में अकेली? उसकी आवाज से शराब और गलीजपन की बदबू आ रही थी। रिया के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसका पूरा शरीर खौफ से कांपने लगा। उसने घबराकर इधर उधर देखा। सामने वाली सीट खाली थी। आरव वहां नहीं था। आदमी ने अपना गंदा हाथ रिया की तरफ बढ़ाया। रिया का दिल जैसे सीने को फाड़कर बाहर आने वाला था। तभी पीछे से एक बेहद ठंडी लेकिन मौत जैसी खौफनाक आवाज आई, उस सीट से उठ जा। रिया ने झटके से ऊपर देखा। आरव वहां खड़ा था, लेकिन यही वो शांत आरव नहीं था जिससे रिया ने कुछ घंटे पहले बात की थी। इस शख्स की आंखों में सुकून नहीं, एक खूंखार आग थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा अंधेरा था जो किसी की भी जान निकाल ले।
तू कौन होता है बे मुझे रोकने वाला? वो गुंडा अपनी जगह से खड़ा होकर हंसा। आरव बिना पलक झपकाए उसके बिल्कुल करीब गया। उसने गुंडे की आंखों में सीधा देखा और इतनी सर्द आवाज में बोला कि आसपास की हवा भी जम जाए। मैं वो जिससे तेरी रूह भी कांपेगी। 1 सेकंड में अगर तू यहां से दफा नहीं हुआ तो तुझे इसी चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा और तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। उस गुंडे ने आरव की आंखों में कुछ ऐसा देखा कि उसके माथे पर पसीना आ गया। वो बिना एक भी शब्द बोले पीछे हटा और अपने साथियों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। रिया की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। एक लंबे अरसे बाद किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था। आरव धीरे से अपनी सीट पर बैठा। उसकी आंखों की वो खूंखार आग अब गायब हो चुकी थी। आप ठीक है ना? उसने बेहद नरमी से पूछा। रिया बस फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। थैंक यू। उसके कांपते होंठों से बस इतना ही निकला। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने रिया की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, अब आप अकेली नहीं हैं। बस ये एक लाइन, इस एक लाइन ने रिया के अंदर के उस जमे हुए समंदर को पिघला दिया। रात और गहरी हो गई, लेकिन अब रिया को कोई डर नहीं लग रहा था। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसके ऊपर एक गर्म शॉल ढकी हुई थी और सामने आरव बिल्कुल उसी तरह बैठा था। वो पूरी रात नहीं सोया था। आप पूरी रात सोए नहीं? रिया ने शॉल को कसकर पकड़ते हुए पूछा। आरव की वही दर्द भरी मुस्कान फिर लौट आई। कभी कभी अपनी नींद से ज्यादा किसी और को सुकून की नींद सोते हुए देखना जरूरी होता है। रिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसका वो दिल जो 3 दिन पहले मर चुका था, आज धीरे धीरे डरते डरते ही सही फिर से धड़कना सीख रहा था। ट्रेन पुरानी दिल्ली स्टेशन पर रुकी। भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच ट्रेन से नीचे उतरते ही रिया को फिर से वही बेबसी और अनाथ होने का एहसास घेरने लगा। अब वो कहाँ जाएगी? उसका तो इस दुनिया में कोई नहीं था। तभी किसी ने बहुत ही प्यार और मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। वो आरव था। अब कहाँ जाओगी? आरव ने पूछा। रिया ने नजरें झुका लीं। उसके पास कोई मंजिल नहीं थी। कुछ पल की खामोशी के बाद आरव की भारी आवाज उस शोर में भी रिया को साफ सुनाई दी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चलोगी? रिया ने धीरे से अपना सिर उठाया और आरव की आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में खौफ, दर्द या मौत नहीं थी, बस एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। उसने बिना कुछ कहे आरव के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। लेकिन रिया ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि जिस हाथ को वो डूबते को तिनके का सहारा समझकर थाम रही है, वो हाथ सिर्फ एक रक्षक का नहीं था। वो अजनबी आरव अपने सीने में रिया के ही अतीत का सबसे खौफनाक, सबसे गहरा राज छिपाए हुए था। एक ऐसा राज जो रिया की दुनिया को एक बार फिर से पलटने वाला था। क्योंकि कभी कभी जिस इंसान की बाहों में हमें दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, अक्सर वही इंसान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और जानलेवा तूफान होता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक ऐसा समंदर जहां हर रोज लाखों जिंदगियां एक दूसरे से टकराती हैं और अपने अपने रास्तों में खो जाती हैं। उस धक्कम धक्के और घुटन भरी भीड़ के बीच रिया खड़ी थी। एक हाथ में उसका वो छोटा सा पुराना बैग था जिसमें उसकी पूरी उजड़ी हुई दुनिया सिमटी थी, और दूसरे हाथ में आरव का हाथ। ये पल बहुत अजीब था। महज कुछ घंटों पहले मिले एक अजनबी का हाथ थामना किसी भी लड़की के लिए खौफनाक हो सकता था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि रिया को डर नहीं लग रहा था। आरव की पकड़ में कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ढाल का एहसास था जो उसे इस बेरहम दुनिया से बचा रही थी। चलो, आरव ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी भारी लेकिन शांत आवाज में कहा। रिया बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल पड़ी, जैसे उसकी जिंदगी की डोर अब आरव के कदमों के साथ बंध गई हो। स्टेशन के बाहर एक चमचमाती लंबी काली कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खोलते हुए आरव पीछे हटा। रिया के कदम ठिठक गए। उसने सहमी हुई नजरों से उस महंगी कार को देखा। ये आपकी है? आरव के होठों पर एक बहुत ही हल्की पर सुकून देने वाली मुस्कान आ गई। हाँ, लेकिन आज से ये तुम्हारी भी है। रिया एकदम से चौंक गई। उसकी आंखें आरव के चेहरे पर ठहर गईं। इतनी जल्दी आप किसी अजनबी पर भरोसा कर लेते हो? आरव ने कार का दरवाजा पकड़े पकड़े रिया की आंखों की गहराइयों में देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग भरोसा करने के लिए नहीं, हिफाजत करने के लिए बने होते हैं। रिया कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसका वो दिल जो उसके पति के जाने के बाद पत्थर हो चुका था, आज फिर से हल्का हल्का धड़कने लगा था। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका अक्स शीशे पर नजर आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था। ये इंसान, ये अजनबी मेरे लिए इतना अच्छा क्यों है? कुछ देर बाद कार शहर के शोर शराबे से दूर एक बेहद आलीशान और बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। लोहे के बड़े बड़े गेट खुले। रिया ने हैरानी से उस महल जैसे घर को देखा। अब तक आपने देखा रिया बिना सवाल किया आरव के साथ उसके घर आ गई थी, पर अब वहां जो होने वाला है, आरव
रिया के साथ जो करने वाला है वह बहुत ही खौफनाक है। घर। आरव ने दरवाजा खोलते हुए छोटे से लफ्ज में जवाब दिया, लेकिन रिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में एक बार फिर बेबसी के आंसू आ गए। मैं यहाँ नहीं रह सकती आरव। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कुछ ही दिन पहले आर्यन को खोया है। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं है। आरव जो आगे बढ़ चुका था, उसके कदम रुक गए। वो पलटा और धीरे धीरे रिया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने रिया की आंखों में देखा और ऐसी आवाज में बोला जो सीधा रिया की रूह तक उतर गई। तुम बोझ नहीं हो रिया, तुम सिर्फ टूटी हुई हो। और एक बात हमेशा याद रखना, टूटी हुई चीजों को कभी फेंका नहीं जाता, उन्हें समेटा जाता है, सीने से लगाया जाता है। ये शब्द नहीं थे, रिया के जख्मों पर रखा हुआ कोई जादू था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी या दर्द के नहीं थे। ये सालों बाद मिले किसी के अपनेपन के थे। रिया ने धीरे से सिर हिलाया और उस घर की दहलीज पार कर ली। घर अंदर से किसी 5 स्टार होटल जैसा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने बड़े महल में एक खौफनाक खालीपन था। यहाँ और कौन रहता है? रिया ने दीवारों को देखते हुए पूछा। आरव की आंखों में एक पल के लिए अंधेरा छा गया। कोई नहीं। मतलब आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? आरव ने एक फीकी सी मुस्कान दी। हाँ, अंधेरे और अकेलेपन की अब आदत हो गई है। उसकी उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा खौफनाक दर्द छुपा था जिसकी तपिश रिया को वहां खड़े खड़े भी महसूस हो रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। रिया को एक शानदार कमरा दिया गया था। वो नर्म बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सोच रही थी, क्या सच में जिंदगी मुझे एक दूसरा मौका दे रही है? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रिया थोड़ा घबरा गई। इतनी रात को उसके कमरे में कौन आया होगा यह सोचकर। आरव हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ा था। तुमने कुछ खाया नहीं? सोचा साथ में खा लेते हैं। दोनों ने खामोशी से खाना शुरू किया। चम्मच के प्लेट से टकराने की आवाज के अलावा कमरे में कोई आवाज नहीं थी। रिया ने हिम्मत करके आखिर पूछ ही लिया, आपके परिवार में कौन कौन है आरव? आप अकेले क्यों हैं? आरव के हाथ वहीं रुक गए। उसकी आंखों में एकदम से वो ही खूंखार और गहरा दर्द उभर आया जो रिया ने ट्रेन में देखा था। कोई नहीं है। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। एक एक्सीडेंट में सब राख हो गया। रिया का दिल धक से रह गया। एक्सीडेंट? उसके पति आर्यन की मौत भी तो। कैसा एक्सीडेंट? रिया के मुंह से कांपते हुए निकला। आरव ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और रिया की आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था। उसमें कुछ ऐसा छुपा था जो रिया को अंदर तक डरा रहा था। बस एक हादसा जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे एक जिंदा लाश बना दिया। आरव ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। रिया महसूस कर सकती थी कि वो कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहा है, लेकिन उसने उस रात और सवाल नहीं किए। दोनों अपने अपने सीने में दबे दर्द के साथ सोने चले गए। अगले दिन सुबह रिया घर के पिछले हिस्से में बने एक बड़ी डधे से गार्डन में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक नौकरानी हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा लिए वहां आई। मैडम, ये आपके लिए आया है। मेरे लिए? लेकिन यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं। रिया ने हैरानी से वो लिफाफा ले लिया। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकली। जैसे ही रिया की नजर उस तस्वीर पर, उसके हाथों से लिफाफा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके पूरे जिस्म का खून जैसे जम गया। उसके हाथ इस कदर कांपने लगे कि तस्वीर भी नीचे गिरने ही वाली थी। वो तस्वीर आर्यन की थी, लेकिन आर्यन उस तस्वीर में अकेला नहीं था। आर्यन के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए जो शख्स खड़ा था, वो आरव था। रिया की सांसें उखड़ने लगी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? आर्यन आरव को कैसे जानता था? तभी उसके ठीक पीछे से एक सर्द आवाज आई। तुमने देख लिया? रिया ने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आरव खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न ही कोई हमदर्दी। उसके चेहरे पर बस एक नंगी सच्चाई थी जो कुछ ही पलों में रिया की पूरी दुनिया को हिलाने वाली थी। रिया की आवाज गले में अटक रही थी। आप मेरे पति आर्यन को कैसे आरव अपने हाथों को जेब में डाले बिना पलक झपकाए रिया की आंखों में देखता रहा। खामोशी के कुछ भारी सेकंड गुजरे
और फिर आरव ने एक ऐसी बात कही जिसने रिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्योंकि रिया, आर्यन के उस एक्सीडेंट का सच तुम्हारी सोच से बहुत बहुत अलग है। रिया को अब समझ आने लगा था कि जिस इंसान का हाथ थामकर वो अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो इंसान खुद उस अंधेरे का मालिक है। जिस आरव को वो अपना सहारा मान रही थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच और शायद सबसे बड़ा दर्द बनने वाला था। हवा का वो झोंका जो कुछ पलों पहले सुकून दे रहा था, अब रिया के जिस्म में बर्फीले खंजर की तरह चुभ रहा था। जमीन पर गिरी उस पुरानी तस्वीर ने जैसे रिया की पूरी दुनिया को एक ही झटके में तहस नहस कर दिया था। उस तस्वीर में आर्यन के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जिस पर रिया कभी अपनी जान छिड़कती थी, लेकिन उस मुस्कान के साथ खड़ा आरव वो आरव नहीं था जिसे रिया ने ट्रेन में देखा था। तस्वीर वाले आरव की आंखों में एक ऐसा खौफनाक गुरूर और सत्ता की भूख थी जो किसी को भी डरा दे। रिया के कांपते होंठ मुश्किल से खुल पाए। आप आर्यन को कैसे जानते थे? आरव अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूरत की तरह खड़ा रहा। उसकी नजरों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक दिल दहला देने वाली सच्चाई थी। मैं उसे जानता नहीं था रिया। ट्रव की भारी आवाज उस बड़े से गार्डन में गूंजी। मैंने उसे बनाया था। दिल्ली के इस अंडरवर्ल्ड में आर्यन की कोई हैसियत नहीं थी। वो सड़कों पर धक्के खाने वाला एक मामूली मोहरा था। मैंने उसे अपने बराबर में खड़ा किया, अपना भाई माना। अंडरवर्ल्ड? रिया के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वो बेतहाशा पीछे हटी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो बहुत सीधा इंसान था। आरव के चेहरे पर एक दर्दनाक और खौफनाक हंसी आ गई। सीधा इंसान? रिया, तुम्हारा वो सीधा पति इस शहर का सबसे बड़ा जुआरी था। वो इंसान जो दिन में तुम्हें प्यार का वास्ता देता था, रात के अंधेरे में मेरे सिंडिकेट का काला पैसा जुए और शराब में उड़ाता था। झूठ! रिया चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पति को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। आरव धीरे धीरे चलकर रिया के बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। वो एक ऐसे खूंखार माफिया की तरह दिख रहा था जिसके नाम से शहर कांपता था। मैं झूठ नहीं बोलता रिया। आर्यन ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। उसने मेरी कंपनी के करोड़ों रुपए चुराकर जुए में उड़ा दिए, और जब मेरे आदमियों ने उसे पकड़ा तो जानते हो तुम्हारे उस देवता जैसे पति ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? रिया की सांसें अटक गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगा। क्या किया उसने? आरव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग धधक उठी। उसने तुम्हारी कीमत लगाई थी रिया। ये शब्द नहीं थे। ये शब्द रिया को अंदर तक तोड़ गया। क्या? रिया के मुंह से बस एक फुसफुसाहट निकली। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। आरव ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि उसकी नसें उभर आईं। हाँ रिया, जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ वो कोई हादसा नहीं था। उस रात आर्यन ने शहर के सबसे खूंखार गैंग के पास तुम्हें गिरवी रख दिया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था कि अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो वो अपनी पत्नी तुम्हें उन दरिंदों को सौंप देगा। रिया ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें उस आलीशान बंगले की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करता था। रिया पागलों की तरह जमीन पर मुक्के मार रही थी। वो सिर्फ खुद से प्यार करता था रिया। आरव की आवाज में एक शेर जैसी दहाड़ थी। जब मुझे पता चला कि उस कमीने ने अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की का सौदा कर दिया है जिसे मैं सालों से। आरव अचानक रुक गया। रिया ने रोते हुए अपना सिर उठाया। जिसे आप सालों से क्या? आरव जमीन पर बैठा और रिया की आंखों में देखा। उसकी उन खूंखार आंखों में पहली बार आंसू तैर रहे थे। तुम्हें याद है रिया, 3 साल पहले कॉलेज के बाहर बारिश में तुम एक पपी को बचाने के लिए कीचड़ में गिर गई थी। मैं अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रहा था। खून और बारूद की दुनिया में रहने वाले मुझ जैसे शैतान ने उस दिन पहली बार एक फरिश्ते को देखा था। मैंने तुम्हें चाहा था रिया, बेइंतहा चाहा था, लेकिन मेरे हाथ खून से सने थे और तुम्हारी रूह बर्फ जैसी पाक थी। मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर रखा। और फिर आर्यन तुम्हारी जिंदगी में आ गया। आरव ने रिया के कांपते हुए हाथ को अपने हाथों में ले लिया। मैं तुम्हें दूर से देखकर खुश था, लेकिन जब आर्यन ने तुम्हारा सौदा किया तो मेरे अंदर का वो शैतान जाग गया जिसे मैंने सुला रखा था। उस रात
मैंने खुद आर्यन की गाड़ी का पीछा किया था। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था रिया, वो एक सजा थी। मैंने उसे मारा है। हाँ, मैं तुम्हारे पति का कातिल हूँ। आप एक कातिल हैं? रिया लड़खड़ाते हुए उठी। उसकी आंखों में अब तक आप जो आंसू आरव के लिए एक हमदर्दी और अपनेपन के थे, वो अचानक खौफ और नफरत में बदल गए थे। आपने उसे मार दिया और मुझे अपने साथ ले आए? रिया की आवाज में एक हिस्टीरिया था, एक पागलपन जो इस भयानक सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आप मुझे बचा नहीं रहे थे आरव, आप मुझे खरीद रहे थे। जैसे उस बाजार में जानवरों की बोली लगती है, वैसे ही आपने मेरी बोली लगाई। आप में और उस आर्यन में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों ने मेरा इस्तेमाल किया है। आप दोनों दरिंदे हैं। रिया ने पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। आरव अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। उसने रिया की गालियों, उसके इल्जामों का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, शायद वो खामोशी जो एक शैतान को तब महसूस होती है जब उसका भगवान उसे ठुकरा देता है। मुझे जाने दीजिए, मुझे इस कातिलों के घर में एक पल भी नहीं रहना। रिया पागलों की तरह चीखते हुए बंगले के उस विशाल गार्डन से मेन गेट की तरफ भागने लगी। आसमान भी जैसे रिया के अंदर के तूफान का साथ देने लगा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रिया बेतहाशा दौड़ रही थी। उसके पैर गार्डन के पत्थरों से टकरा रहे थे, छिल रहे थे, लेकिन उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। जिस पति की मौत का वो मातम मना रही थी, वो उसे जुए में बेच चुका था, और जिस इंसान को वो अपना मसीहा, अपना रक्षक समझ रही थी, वो एक खूंखार माफिया और कातिल निकला। रिया के लिए पूरी दुनिया एक भयानक दुस्वप्न बन चुकी थी। हाँफते हुए, गिरते पड़ते वो बंगले के उस भारी लोहे के गेट तक पहुंची। उसने अपने कांपते हाथों से गेट की कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई 3 बेहद तेज चौंधिया देने वाली हेडलाइट्स रिया के चेहरे पर आकर पड़ी। क्रीक, ब्रेक लगने की एक तेज आवाज हुई। 3 बड़ी काली और खौफनाक एसयूवी गाड़ियां गेट के ठीक बाहर आकर रुकीं। रिया की सांसें गले में ही अटक गईं। बारिश की बूंदों के बीच उसने देखा कि गाड़ियों के दरवाजे खुले और काले रेनकोट पहने, हाथों में लोहे की रॉड, गंडासे और बंदूकें मिले करीब 15-20 लोग बाहर निकले। उन सब के बीच से एक लंबा चौड़ा खूंखार चेहरे वाला आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर एक लंबा सा कटा हुआ निशान था और उसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए जैसी थीं। उसका नाम कालिया था, दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार दरिंदा जिसे आर्यन ने रिया का सौदा किया था। कालिया ने लोहे के गेट के पार खड़ी बारिश में भीगती और कांपती हुई रिया को देखा। उसके होठों पर एक बेहद गंदी और भद्दी सी मुस्कान तैर गई। अरे वाह, मुकद्दर तो देखो हमारा। कालिया की भारी और भयानक आवाजें बारिश के शोर को चीरते हुए रिया तक पहुंची। हम तो इस आरव के बंगले पर हमला करने आए, लेकिन यहाँ तो हमारी अमानत खुद चलकर दरवाजे तक आ गई। रिया पीछे हटी। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। कालिया ने गेट पर एक जोरदार लात मारी और अपने आदमियों को इशारा किया। 2 गुंडों ने गेट का ताला तोड़ दिया। क्या क्या चाहिए तुम्हें? दूर रहो मुझसे। रिया चीखी। कालिया हंसने लगा। वो धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ा। क्या चाहिए? अरे मैडम, जो चीज हमने 5 करोड़ में खरीदी है, उसे तो हम लेकर ही जाएंगे ना। तुम्हारे उस नामर्द पति आर्यन ने जुए में अपनी सारी औकात हारने के बाद इस स्टैम्प पेपर पर तुम्हारे नाम का सौदा किया था। कालिया ने अपनी जेब से बारिश में भीगता हुआ एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला और रिया के चेहरे के सामने लहराया। पढ़ ले इसे। आर्यन ने अपने खून से अंगूठा लगाया था कि अगर वो मेरे 5 करोड़ नहीं लौटा पाया तो वो अपनी खूबसूरत बीवी को मेरी हवस के बाजार में नीलाम कर देगा। उसने तुझे एक जिस्म से ज्यादा कुछ नहीं समझा। आर्यन तो मर गया, लेकिन उसका कर्ज तो तुझे ही चुकाना पड़ेगा ना मेरी जान। ये शब्द नहीं थे, ये रिया की रूह पर चल रही आरियां थीं। आरव जो कह रहा था वो 100% सच था। आर्यन, वो सीधा सादा दिखने वाला आर्यन, एक राक्षस था। रिया को अब समझ में आ रहा था कि आरव ने उसे मारकर कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि आरव ने आर्यन को वो सजा दी थी जिसके वो लायक था। कालिया ने अपना गंदा हाथ आगे बढ़ाया और रिया के बाल पकड़ लिए। चल, अब तेरी जिंदगी मेरी कोठियों में कटेगी। रिया दर्द से चीख पड़ी। छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी एक गोली हवा को चीरती हुई आई और कालिया के उस हाथ को छलनी कर गई जिसने रिया के बाल पकड़े थे। कालिया दर्द से कराहता हुआ पीछे गिरा। खून का फव्वारा बारिश के पानी में मिल गया। सबने झटके से पीछे मुड़कर देखा। बंगले के विशाल दरवाजे के पास घने अंधेरे और कड़कती बिजली के बीच आरव खड़ा था। लेकिन यह वो शांत उदास आरव नहीं था। यह दिल्ली का वो बेतहाश बादशाह था। वो अंडरवर्ल्ड का बॉस था
जिसके नाम से मौत भी खौफ खाती थी। उसके एक हाथ में कस्टम मेड गन थी और उसकी आंखें इतनी लाल और खूंखार थीं कि उन्हें देखकर अच्छे अच्छे गुंडों का पसीना छूट जाए। मैंने कहा था ना, अगर किसी ने मेरी जान की परछाई पर भी नजर डाली तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। आरव की आवाज इतनी सर्द और गहरी थी कि बारिश की बूंदें भी जैसे जम गईं। कालिया अपने खून से लथपथ हाथ को पकड़कर चीखा, मारो सालों को, आरव आज जिंदा नहीं बचना चाहिए, ये मेरी औरत है। कालिया के आदमियों ने आरव पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन आरव जैसे इस खेल का सबसे पुराना और माहिर खिलाड़ी था। वो बिजली की तेजी से एक मार्बल के खंभे के पीछे छुपा और फिर जो खूनी खेल शुरू हुआ उसने उस रात की बारिश को लाल कर दिया। आरव की हर एक गोली अपने निशाने पर जाकर धंस रही थी। 3 गुंडे वहीं जमीन पर ढेर हो गए। गोलियां खत्म होने पर आरव अपनी जगह से बाहर निकला। एक गुंडे ने लोहे की रॉड से उस पर वार किया, लेकिन आरव ने अपने नंगे हाथों से उस रॉड को रोका। उस गुंडे का हाथ मरोड़ा और एक ही झटके में उसकी हड्डी तोड़ दी। आरव किसी इंसान की तरह नहीं, किसी आहत भूखे शेर की तरह लड़ रहा था। उसे अपने शरीर पर लग रही चोटों, छिलती हुई त्वचा या बहते हुए खून की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक ही नशा था, रिया की हिफाजत। वो 10 लोगों पर भारी पड़ रहा था। उसने एक एक गुंडे को इतनी बेरहमी से मारा कि उनकी चीखें आसमान फाड़ रही थी। रिया जमीन पर गिरी हुई फटी आंखों से ये सब देख रही थी। वो आरव, जिसे उसने कुछ देर पहले कातिल और दरिंदा कहा था, वो आज सच में एक कातिल बना हुआ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिया की आबरू बचाने के लिए। अचानक कालिया जो जमीन पर पड़ा था, उसने अपने दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसने देखा कि वो आरव को नहीं मार सकता। उसकी नफरत भरी नजरें, अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे तेरी भी नहीं होने दूंगा आरव, कालिया चिल्लाया और उसने रिया की तरफ बंदूक तान दी। रिया की आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं। मौत उसके ठीक सामने थी। रिया! आरव की आवाज में जो खौफ और तड़प थी वो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। कालिया ने ट्रिगर दबा दिया। गोली बंदूक की नली से निकली और सीधे रिया के सीने की तरफ बढ़ी। रिया ने चीखते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड, लेकिन रिया को कोई दर्द नहीं हुआ। उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसके ठीक सामने आरव खड़ा था। आरव ने रिया और उस मौत की गोली के बीच आकर एक ढाल का काम किया था। वो गोली जो रिया के सीने को चीरने वाली थी, वो आरव के सीने में ठीक उसके दिल के पास जाकर धंस गई थी। आरव के सफेद शर्ट पर खून का एक बहुत बड़ा लाल धब्बा तेजी से फैल रहा था। वो बारिश का पानी आरव के खून से लाल हो गया था। तभी बंगले के अंदर से आरव के गार्ड्स और आदमी भारी हथियारों के साथ बाहर आ गए। उन्होंने पलक झपकते ही कालिया और उसके बचे हुए आदमियों को भून कर रख दिया, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में अभी भी वही प्यार था जो रिया ने पहली बार ट्रेन में देखा था। आरव! रिया एक दिल चीर देने वाली चीख के साथ आरव के पास दौड़ी। आरव जमीन पर गिर चुका था। रिया ने पागलों की तरह उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके दोनों हाथ आरव के बहते हुए खून से सन गए थे। ये आपने क्या किया आरव? पागल हैं आप? आपने ऐसा क्यों किया? उसके आंसू आरव के चेहरे पर गिर रहे थे। आरव के होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी, थकी हुई और दर्दनाक मुस्कान थी। उसने अपना खून से सना हुआ कांपता हाथ धीरे से उठाया और रिया के आंसुओं को पोंछा। मैंने कहा था ना रिया। आरव की आवाज अब टूट रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। कुछ लोग इस दुनिया में भरोसा करने के लिए नहीं, हिफाजत करने के लिए बने होते हैं। चुप रहिए आरव, आपको कुछ नहीं होगा। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। रिया पागलों की तरह चीख रही थी। आरव ने हल्का सा खांसा। उसके मुंह से खून की एक लकीर बह निकली। उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे बोलने दो रिया, शायद ये आखिरी बार हो। आरव ने गहरी सांस लेने की कोशिश की। आर्यन ने तुम्हारे सफेद और पाक प्यार के बदले तुम्हें मौत का अंधेरा दिया, और मैंने तुम्हारी नफरत के बदले तुम्हें अपनी जान दी। तुम कह रही थी ना कि मैं तुम्हें खरीद रहा था। रिया जोर जोर से सिर हिला रही थी। नहीं आरव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पागल थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आरव मुस्कुराया। एक दरिंदा जिस्म खरीदता है रिया, लेकिन एक आशिक अपनी जान देकर अपनी इबादत को आजाद करता है। मैंने तुम्हें आजाद किया है रिया। मुझे बस इस बात का सुकून है
कि मरते वक्त मेरा सिर मेरी जन्नत यानी तुम्हारी गोद में है। आरव की आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगीं। आरव नहीं आरव, आंखें खोलिए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। तुम मुझे इस अंधेरे में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आई लव यू आरव, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रिया ने पहली बार अपने प्यार का इजहार, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी। आरव के चेहरे पर वो आई लव यू सुनकर एक गहरी शांति छा गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसका वो हाथ जिसने रिया को थाम रखा था बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस रात दिल्ली के आसमान में एक खौफनाक माफिया को मरते हुए नहीं देखा था, बल्कि एक सच्चे आशिक को अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखा था। रिया की चीखों ने उस रात कड़कती बिजली के शोर को भी खामोश कर दिया था। समय के पहिए ने 1 साल का सफर तय कर लिया है। दिल्ली का वो अंडरवर्ल्ड जो कभी आरव के नाम से कांपता था, आज एक नए खौफ, एक नए नियम के आगे सिर झुकाए खड़ा था। उसी विशाल बंगले के बाहर जहां 1 साल पहले खून की नदियां बही थीं, आज 10 चमचमाती ब्लैक SUV गाड़ियों का काफिला खड़ा है। दर्जनों हथियारों से लैस गार्ड्स सिर झुकाकर खड़े हैं। सबसे आगे वाली कार का दरवाजा खुलता है। एक जोड़ी डिजाइनर ब्लैक हील्स जमीन पर कदम रखती हैं। कैमरे का फोकस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। रिया बाहर निकलती है, लेकिन ये वो डरी सहमी, हर बात पर रोने वाली, बेबस और टूटी हुई रिया नहीं है। आज रिया ने एक बेहद खूबसूरत, पावरफुल और गहरे काले रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा, खौफनाक गुरूर और सत्ता की चमक थी कि कोई उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो अब महज एक लड़की या एक बेवा नहीं थी, वो इस पूरे काले साम्राज्य की अकेली माफिया क्वीन थी। उसने उस अंधेरे को अपना लिया है जिसने उसे जिंदगी दी थी। रिया एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखों पर एक डार्क सनग्लासेस लगाती है। तभी उसके ठीक पीछे से एक भारी, खुरदरी लेकिन बेहद जानी पहचानी आवाज आती है। मीटिंग का वक्त हो गया है, माय क्वीन। रिया धीरे से मुड़ती है। उसके सामने एक शानदार कस्टम फिटेड 3 पीस ब्लैक सूट में, हाथ में एक महंगी सिगार लिए आरव खड़ा था। जी हां, आरव मरा नहीं था। रिया की उन पागलों जैसी दुआओं और उस रात की शिद्दत ने उसे मौत के मुंह से भी वापस खींच लिया था। वो गोली दिल के बेहद करीब से गुजरी थी, लेकिन उसे मार नहीं पाई। महीनों अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आरव वापस लौट आया था, लेकिन इस बार वो अकेला बादशाह नहीं था। उसके साथ उसकी रानी खड़ी थी। रिया के होठों पर एक बेहद कातिलाना और कॉन्फिडेंट मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से आरव के करीब जाती है। आरव अपनी सिगार को एक तरफ फेंककर बड़े ही प्यार और गुरूर से रिया की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। रिया अपना हाथ आरव के सीने पर उस जगह रखती है जहां आज भी उस गोली का निशान मौजूद है। वो आरव की आंखों में गहराई से देखती है और कहती है, ये दुनिया कहती है कि तुम एक शैतान हो आरव, एक कातिल। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं, लेकिन मेरे लिए तुम वो खुदा हो जिसने मुझे उस सफेद नर्क से निकालकर इस काले साम्राज्य में पनाह दी है। आर्यन के उस झूठे उजाले से मुझे तुम्हारा ये सच्चा अंधेरा मंजूर है। आरव मुस्कुराता है और रिया के माथे को चूमते हुए कहता है, तो चलें इस शहर को बताने कि अब यहाँ न कोई राजा है न कोई रानी। यहाँ सिर्फ मौत का राज है और प्यार का खौफ है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।